टॉक। प्रोग्राम के नाम से ही जाहिर है कि ये एक संजीदा प्रोग्राम है, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी चैनल्स हैं उन पर अगर कोई टॉक शो संजीदा होता है तो उस शो में सिर्फ लूज टॉक होती है, चाहे वो शो सियासी हो, चाहे अदबी हो, चाहे उस शो का ताल्लुक शो बिजनेस से। इस वजह से ARY वालों ने सोचा कि क्यों ना एक संजीदा प्रोग्राम शुरू किया जाए जिसका नाम रखा जाए लूज टॉक। मुख्तलिफ लोग आएंगे इस प्रोग्राम में और जो हालात हैं हमारे मुल्क के, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों गालिब का एक ख़त मेरे नाम आया। मैं अक्सर ख़त लिखता रहता हूं, इकबाल को, गालिब को, सौदा को, मीर को। तो गालिब ने लिखा कि अनवर मियाँ तुम्हारा ख़त मिला, यहाँ के हालात भी अब तुम्हारे मुल्क जैसे हैं। परसों शाम जहन्नुम में धमाका हुआ जिससे 22 जहन्नुमी दोबारा जल के मर गए। सबका ख्याल है कि ये धमाका अल-कायदा ने कराया है, मगर जोश मलियाबादी नहीं मानते। वो कहते हैं जहन्नुम में इतने मुसलमान हैं, फिर वहाँ कोई मुसलमान धमाका क्यों करवाएगा। मुख्तार बेगम तुमसे बहुत नाराज़ हैं, तुमने कोई उनका कैसेट रिकॉर्ड नहीं करवाया। जुमे के दिन शाम में 7:30 बजे मैदान हशर में मेरी गज़लें गा रही हैं, जो आगा हशर के घर के पीछे है। मैडम नूरजहां के बारे में तुमने मुझे लिखा था कि उनसे ज़रूर मिलना। मैं उनसे मिला, बहुत अच्छी खातून है। आजकल मैं पंजाबी उन्हीं से सीख रहा हूँ, मगर उनके दाद देने का अजीब व गरीब स्टाइल है। मेरे शेर सुनती हैं और वाह वाह करने के बजाय झप्पी पा लेती हैं। झप्पी का लफ्ज़ भी मैंने उन्हीं से सीखा है। परसों शाम नुसरत फ़तेह अली मेरे पास आए थे। वो अगले महीने की 1 तारीख को एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उसकी मेज़बानी तुम करो, मगर हम नहीं चाहते। जब तक रहो पाकिस्तान में खुश रहो और कोशिश करो कि पाकिस्तान के हालात सही रहें। आइंदा से अपने ख़त में निजात का तालिब मत लिखना, क्योंकि मैं लिखता था। जब गालिब को हमारे यहाँ के हालात इतने ज़्यादा मालूम हैं तो हैरत की बात है कि आप लोगों को नहीं मालूम, और लूज टॉक में आप इन्हीं हालात को देखेंगे। मेरे पहले मेहमान जो हैं वो एक बिजनेसमैन, बड़ा पैसा कमाया उन्होंने इस मुल्क से, मगर ईमानदारी से नहीं। नैब में उनके खिलाफ कई केसेस हैं। होना परेशान चाहिए, मगर लगते नहीं परेशान। जब मैंने उनसे इंटरव्यू के लिए कहा तो कहने लगे, जी मैं डरता नहीं हूं, आप मुझे बुलाएं। तो मैंने उनको बुलाया है। तो पहले प्रोग्राम में आप उनसे मुलाकात करेंगे। शौकत थानवी का नाम सुना है आप लोगों ने? उनके 2 शेर मैं आपको सुनाता हूं, इससे पहले कि वो आ जाएं मेहमान हमारे और उनसे बातचीत शुरू हो। कमज़ोर मुकाबिल हो तो फौलाद है मोमिन, कमज़ोर मुकाबिल हो तो फौलाद है मोमिन, अंग्रेज़ हो सरकार तो औलाद है मोमिन, कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, इस तरह की हर कैद से आज़ाद है मोमिन। वक्त हुआ है उन्हीं साहब से मुलाकात का, तो आइए मिलते हैं। बहुत बेईमान आदमी है, उसके बावजूद चेहरे पर एक मुस्कुराहट और एक खुशी का इजहार नुमाया होता रहता है। तो मुलाकात करते हैं। हमारी खुशनसीबी कि आज पहले प्रोग्राम में जो मेरे मेहमान हैं उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं, पैसा खाने के, बेईमानी के, टैक्स बचाने के, गलत सामान बाहर भेजने के। नैब में भी इनके खिलाफ एक केस चल रहा है। हमारी खुशनसीबी कि आजकल ये बाहर हैं, इसलिए हमने स्टूडियो के अंदर इनको बुलाया है।
तो आइए मुलाकात करते हैं। हाँ, नहीं उसको कहो कि ये वो फोन रोके। बंद कर दें प्लीज, मोबाइल बंद करें आप। हाँ, मोबाइल बंद कर दें। मैं नहीं, कोई और कह रहा है। एक मिनट मैं गल कर रही हूँ, करन दो मैनू। हाँ हाँ जी, नहीं रिकॉर्डिंग शायद शुरू हो गई है, तो मैं हाँ फारग होके करता हूँ। तुम बैठो, घर में ही बैठो। बंद करें इसको प्लीज। यार अनवर, वैसे एक बात है, बुरा ना मनाना। तुम लोग जो है ना, बंदे को तो बंद कर सकते हो, लेकिन इस मोबाइल को बंद करके दिखाओ इस मोबाइल को बंद। आप इस मोबाइल को बंद नहीं कर सकते, इसलिए कि इस पे कुछ पर्दा नशीनों की भी कालें आती हैं। टॉक शो की एक तहजीब होती है। जी जी। आपके खिलाफ आजकल अखबारों में बहुत आ रहा है। बात यह है कि रोजाना मेरी कोई ना कोई नेकी जड़ी है आड़े आ जाती है, इसलिए मैं पहला सफा पढ़ते ही नहीं हूँ। मैं पढ़ता हूँ इसलिए मुझे मालूम है। और यार, तो तुम क्यों पढ़ते हो? मुझे एक बात जवाब दो ना, क्यों पढ़ते हो तुम मेरी खबरें क्यों पढ़ते हो? कुछ और पढ़ो तुम। कितना पढ़ाई लिखाई की पैसा तरफ। खाया है आपने इस मुल्क का? ओए बहुत पैसा खाया आपने। ओए, ज्यादा टीम सफिशिएंट बनने की कोशिश ना करो। मैं पूरी गल करता हूँ, उसके बाद में आप जवाब दें। कितना पैसा खाया है? पैसा खाया है, फजूल बकवास करते हैं लोग। पैसा खाया है, हुकूमत की जबान बोल रहे हो तुम। पैसा खाया है, किसने पैसा खाया है ना? बोलना बड़ा आसान है। ये लो, ये ठहनी है, खा कर दिखाओ। ये कैसे खाऊंगा मैं? ये नहीं खा सकते ना? मैं नहीं खा सकता। हाँ, तो इसीलिए फिर क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी मैंने तुम्हारा झूठ तुम्हारे मुंह पे पकड़ा है कि पैसा खाया। पैसा खा सकता है कोई? इधर से जब ठहनी नीचे जाएगी ना मेरे जान, तो दादे परदादे याद आ जाएंगे। आप अभी तक हुकूमत को 243 करोड़ रुपए वापस कर चुके हैं। बात यह है कि शाजिया जो है, मैं आपसे कोई और सवाल कर रहा हूं, आप शाजिया की बात कर रहे हैं। और यार, तू मेरी गल सुनेगा क्या, या मुझे खुद ही बीच में काटते जाओगे मेरी बात को? पूरी गल तो सुनो मेरी। शाजिया जो है, उसके पीछे मैं इसलिए पड़ा था। आप मेरी गल मेरा सवाल सुने। आप अभी तक हुकूमत को 243 करोड़ वापस कर चुके हैं। हाँ जी, कर चुका हूँ। तो मैं, आप मेरी बकवास सुने ना जो मैं कह रहा हूँ, आप मुझे बोलने देंगे? शाजिया के पीछे मैं क्यों पड़ा, पूछो। ये आप जाती बात मेरे प्रोग्राम में क्यों कर रहे हैं? इसका है ना, इंटरलिंक है। देखो, शाजिया के पीछे मैं ऐस करके पड़ गया था कि शाजिया का फिगर अच्छा है, उसका रंग अच्छा है, उसका कद अच्छा है। मेरा ना रंग अच्छा है, ना फिगर अच्छा है, ना कद अच्छा है। उसके बाद हुकूमत क्यों मेरे पीछे पड़ गई है? जवाब दो। खुदा ने आपको दिमाग दिया है। तो खुदा ने तुमको दिमाग क्यों नहीं दिया? तुम्हारी तो पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है, तुम क्यों जाहलों वाले सवालात कर रहे हो इधर बैठ के? इतना रुपया वापस करने के बाद आपकी जिंदगी में कोई फर्क आया? पहले मेरे दिमाग में गैब से सवालात आते थे, अब मेरे दिमाग में नैब से सवालात आते हैं। नैब से? नैब? तुझे क्या पता नैब क्या है? तुम लोगों के पास तो हिसाब लगाने के पैसे नहीं होते। कितने 1000 2000 के चेक मिलते हैं तुम लोगों को, इससे क्या गुजर बसर होती होगी? नैब हमसे पूछो, पैसे वालों से पूछो कि नैब क्या होता है। सुबह दोपहर शाम नैब नैब नैब। मैं जानता हूं नैब को। क्या भिजवा दिया था बाहर? क्या मतलब आपका? फिर सैम सफिशिएंट बन रहा है तू। मेरे नाल सीधे सीधे टोन नीचे रख के गल करना। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, समझ में आई बात? क्या भेजा था बाहर जो नैब जानता है तुमको? नैब में मैं किसी को जानता हूं। नैब में तुम किसी को जानते हो? जी। अब तक मैंने जितनी हार्ड टॉकिंग की है आपसे, मैं उसके अल्फाज वापस लेता हूँ। कितने साल हो गए शो बिजनेस में तुमको अनवर? 35 बरस। 35 बरस? खुदाया, 35 बरस के अंदर आज तक तुमसे तुम्हारे मुंह पे किसी ने नहीं कहा होगा कि तुम यू आर अ गोल्डन बॉय। तुम्हारी भवें देखो, कैसे ऐसे लग रहे हैं जैसे दो खूबसूरत ब्रिज बने हुए हों। ओह हो, क्या तुम्हारे ये कटाव देखो, ऐसा फर्स्ट क्लास है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम नैब में किसी को जानते हो, ये मैं बाय द वे भी नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ बक रहा हूँ। ट्रूथ बका नहीं जाता। ट्रूथ बका जाता है, झूठ कहा जाता है। समझ में आई बात? पिछले 54 साल के अंदर इधर जो ट्रूथ बका गया है, उसकी फहरिस्त बताऊं मैं तुमको अनवर? आप 8 महीने जेल अंदर में। हो जाओगे अंदर, अगर मैंने फहरिस्त पढ़ दी ना इधर, लाइन से चले जाओगे तुम लोग सब। आप कम बोले और मेरी बात सुनो। हाँ बोले। आप 8 महीने जेल में रहे। छोड़ो, इधर हाथ लाओ। जी। हाथ इधर रखो, इधर हाथ रखो। क्या स्किन है, ब्यूटीफुल। क्या कर रहे हैं आप?
ये मैं कोई पश्तो फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे अकीदत का इजहार कर रहा हूँ। ये बता दो नैब में किस बशिंदे को जानते हो? इससे क्या फायदा होगा आपका? इससे मुझे नहीं होगा फायदा, तुमको होगा मेरी जान। तुम मुझे ये बता दो किस बशिंदे को जानते हो? 8 महीने जेल में रहे। कौन? आप। किधर? जेल में। हाँ तो तुम्हारे कार से खाना आता था, तुम्हारे कार से रोटी आती थी। मुझे कौन हो तुम पूछने वाले? मैं कहीं भी रहूं, मेरा मूड है, जब चाहता हूं जेल चला जा। हबीब जालम और फैज अहमद फैज मुझसे ज्यादा जेल में रहे लंबे अरसे के लिए। आप अपने आप को हबीब जालिब और फैज से किस तरह मिला सकते हैं? बिल्कुल। वो शायरी करते थे हुकूमत के खिलाफ, इस वजह से जेल गए। मेरा और उनका केस एक ही है, एक कोई केस है। उनको भी सरकार ने जेल में भेजा था, मुझे भी गवर्नमेंट ने जेल में भेजा। और मैंने जो शायरी की थी ना, वो हुकूमत के खिलाफ थी। समझ में आए बात? हुकूमत की चमचागिरी में नहीं थी, इसलिए मुझे जेल भेज दिया उन्होंने। अगर आप कहें तो मैं एक नज्म सुनाऊं आपको? जी नहीं। क्या कहा आपने? जी नहीं। अनवर, तुम मेरे गुस्से को आवाज दे रहे हो। मैं बता रहा हूँ, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, छोटे छोटे लोगों की बातें मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मुझसे कह रहे हो कि जी नहीं, मैंने कहा मैं नज्म सुनाऊं तो कह रहे हो जी नहीं। और वाजपेयी जो है वो नज्म के अलावा आपको सब कुछ सुनाते हैं, वो आप सुन लेते हैं, जबकि वो शायर हैं। ये होता है मुल्की और गैर मुल्की इंसान का फर्क। इस वक्त रहने दें। मैं सुनाता हूँ आपको, आप सुने। ये मैं लिख के लाया था। जो मैं आपको नज्म सुना रहा हूँ ना अनवर सेबेस्टियन साहब, सुने तो गालिब और फैज को आप भूल जाएंगे। ये मुल्क मेरा महबूब है, ये मुल्क मेरा महबूब है। मैंने जो कुछ कमाया इस मुल्क के लिए कमाया, मैंने जो कुछ लुटाया उस मुल्क में रहने वालियों के लिए लुटाया। मैं या तो हुजरे में नजर आता हूँ या मुजरे में। देखो, हाय हाय हाय, सच्चाई इसको कहते हैं अनवर, इसको कहते हैं सच्चाई। अपने मुंह से कह रहा हूँ, मैं या तो अपने हुजरे में नजर आता हूँ या मुजरे में। यही 2 पॉइंट्स हैं जिधर मैं मिल सकता हूँ। इन 2 पॉइंट्स के लिए इतनी बड़ी सजा। हा 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 हा। मजबूर की फरियाद है, वतन से मोहब्बत करने वालों की रुदाद है। फरियाद करने वाला अंदर है मगर नज्म आजाद है। माजी शाद बाद है मगर फ्यूचर बर्बाद है। चमन से फूल गायब है, सिर्फ खाद है। और 2 मर्तबा नैब जाना है, फिर सजा उसके बाद है। हाय हाय, फिर सजा उसके बाद है। आप नज्म सुनाएं। ये सुनावा नज्म। ये इतनी देर से मैं आपको सब्जियों के भाव बता रहा था क्या? ये नज्म थी जो मैंने लिखी है। अगर नज्म थी तो अच्छी थी। हम्म आपके बारे में सुना गया था कि आप इंडोनेशिया भाग रहे थे। तू जरा इधर से मलीर तक भाग कर दिखा, मैं बदतमीजी करूंगा। मैं तुम्हारे इस प्रोग्राम में अब तुमसे मैं करूंगा बदतमीजी, जातियात पे आ रहे हो। मैं इंडोनेशिया भाग रहा था, तुम इधर से मलीर तक भाग कर दिखाओ। भाग ही नहीं सकते। मैं इंडोनेशिया जा रहा था, एयरपोर्ट गया, चेक इन कराया, मैंने काउंटर के ऊपर से बोर्डिंग पास लिया, सारा कुछ कर लिया। लेकिन अचानक मेरे अंदर की खैर जागी कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडोनेशिया क्यों जा रहा हूँ। मैंने इसलिए सफर मुलतवी किया, इसलिए कि इंडोनेशिया में इंडू आता है, और इंडू जो है उससे हमारे ताल्लुकात आजकल खराब है। इंडू से? हमारे ताल्लुकात तो इंडिया से खराब है। मैं प्यार से इंडिया को इंडू कहता हूँ। आपको कोई एतराज है? इससे मेरे वतन से मोहब्बत का, वतन की मिट्टी से मोहब्बत का अंदाजा आप लगा लें। मैं आपको एक बात बताता हूँ अनवर मकसूद, कौन ऐसा है, मैंने 10 लाख रुपए जो है, 10 लाख रुपए मैंने समीना को दिए। समीना से मुझे मोहब्बत थी, ठीक है। नैब से मुझे टके की मोहब्बत नहीं है, फिर भी मैंने 250 करोड़ रुपए दिए कि नहीं दिए? जबकि नैब जो है ना मुझे नाच गाना दिखा सकती है, नैब ना मुझे हंस के दिखा सकती है, ना मेरे सामने घूमने फिरने जा सकती है, तो मैं फिर नैब को पैसे क्यों दूं? हुकूमत आपके खिलाफ क्यों है? इसलिए हुकूमत मेरे खिलाफ है कि पिछली हुकूमतें मेरे खिलाफ नहीं थी। आप सच सच बताएं, आपने क्या किया था? सच सच बता दूं? जी बता दूं सच बता सच? दें। जो काम जड़ा काम मेरे बाप दादा ने नहीं किया वो मैं कर दें, मतलब सच सच बता दूं आपको? ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरे दादे ने दादी को एंड तक ये नहीं बताया कि उनके कितने थी पुत्र रहे। वो तो जब बंटवारा होने लग गया तो जो लंबी क्यों लगी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था टाइटैनिक का पहला शो चल रहा है, तब पता लगा कि कितने थी पुत्र थे उनके। आपने टैक्स बचाया? किसने टैक्स बचाया आपने? फिर तू ऊंची आवाज,
मेरे साथ में ऊंची आवाज में बात करना मुझे सख्त नापसंद है। मैंने टैक्स कोई नहीं बचाया, बल्कि मैंने पाकिस्तानी होने का कदम कदम पे सबूत दिया है। पूछो कैसे। 1946 के अंदर मैंने पहला पाकिस्तान को टैक्स दिया। 47 में पाकिस्तान बना है। कब बना है? 47 में, 47 में। हाँ तो मुझे पता है, मुझे क्या आप कोई नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? 46 में जब पाकिस्तान बन रहा था तो बड़े लीडरों ने कहा कि आप लोग मदद करें। मैंने मदद भी की और टैक्स भी दिया। फिर 47 में जब पाकिस्तान बना तो मेरे मगर पै गए, टैक्स दो टैक्स दो। कोई ख्याल नहीं किया कि मैंने पहले भी टैक्स दिया है। आपके क्या पै गए? मेरे मगर पै गए, मतलब ये कि सारे मेरे पीछे पड़ गए कि जी आप जो है टैक्स दें। मैंने पहला टैक्स दिया 47 में, फिर उसके बाद दिया 8 में, फिर 56 में, फिर उसके बाद 10 साल के बाद, फिर उसके 5 साल के बाद। फिर एक दिन जब मैंने अखबार के अंदर गवर्नमेंट का एक इश्तिहार पढ़ा तो मैं तो एकदम, मैंने कहा मैं कभी बिल्कुल ठीक है, रोक दो। मैंने अपने अफसरान से कहा कि टैक्स जो है वो रोक दो। 12 साल के बाद मैंने अब टैक्स दिया है। तो ये वक्फा क्यों दिया आपने? वो इसलिए कि सरकार का मैंने नोटिस पढ़ा था अखबार में। मैं तो सरकारी बात बिल्कुल मानता हूँ। उसमें लिखा हुआ था सरकार ने वक्फा जरूरी है। मैंने खानदानी मंसूबाबंदी का इश्तिहार है जिसमें लिखा होता है कि वक्फा जरूरी है। मैं किसी के बाप का मुलाजिम नहीं हूँ कि मैं पूरा पढ़ूँ। मैंने सिर्फ इतना पढ़ा, वक्फा जरूरी है। मैंने कहा टैक्स में होगा लाजमी, तब हम टैक्स देते हैं तो टैक्स में ज़रूरी होगा। मैंने अपने ऑडिटर्स को बुला के कहा कि टैक्स रोक दो, वक्फा ज़रूरी है। टैक्स के अलावा भी आप पर कई इल्जाम हैं। हाँ, बहुत सारे इल्ज़ाम हैं जिसकी वजह से मेरा छप्पर फट गया है। हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है। कौन सा? ये पाकिस्तान गरीब नहीं, अजीब व गरीब है। यहाँ के लोग जो हैं वो गरीब कम, अजीब ज़्यादा हैं। हम बात कर रहे थे नैब की। नैब? और मैं जानता हूँ किसी को नैब। अनवर एक बात बताओ, तुम्हें डिफेंस सोसाइटी के अंदर कॉर्नर का 2000 गज का प्लॉट चाहिए। 1000 गज के ऊपर तुम बंगला बना लेना, 1000 गज पे लॉन छड़ देना। मुझे नहीं चाहिए जी। नहीं चाहिए? तुम्हें नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। किसी डांसर के साथ तुम्हें सिंगापुर, बैंकॉक, हांगकांग अपने खर्चे पे भिजवा दूँ, इलाज का खर्चा भी मेरा, सारा कुछ मेरा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें कुर्बानी के लिए 15-20 बकरे चाहिए? मैं जो कुछ मेरे पास है मैं उसी में खुश हूँ। अच्छा, जो कुछ जनाब के पास है आप उसी में खुश हैं, तो फिर तुम अपना चेकअप कराओ। तुम जिंदा नहीं हो, तुम जिंदा नहीं हो। तुम ऐसा करो, वो जो नैब में तुम्हारे जानने वाले हैं ना, उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताओ। वो ईमानदार आदमी है। जा जा यार, क्या रहने दे। अगर वो ईमानदार है तो आदमी नहीं होगा, और अगर आदमी है तो ईमानदार नहीं होगा। तो फिर भी पता तो लगाओ किस चीज़ की लोड़ है उन्होंने। उन्हें किस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, मैं उनको जानता हूँ। तुम उनको जानते हो? जी। क्या जानते हो तुम उनको? आप उनसे मिलना चाहते हैं? हाँ मिलवाओ। मगर मैं उनसे नहीं मिलवा सकता। क्यों नहीं मिलवा सकते? वो किसी से नहीं मिलते, ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं जी। कहीं जाते आते नहीं हैं तो क्या कपड़े भी नहीं हैं उनके पास पहनने के लिए जो कहीं जाते आते नहीं हैं? वो बहुत अच्छे सरकारी अफसर हैं। अच्छा, तो फिर तो मेरा ख्याल है लगता 5 साल रहेंगे। आपने इस मुल्क के लिए क्या किया? किसने? आपने इस मुल्क के लिए क्या किया? मैंने इस मुल्क की इस सोने मुल्क की 4 सोनियों से मैंने शादी की, और फिर मैंने उनको बड़े बड़े मकान बना के गिफ्ट स्कीम के तहत दिए। ये कम बात है? बड़ा जिगर चाहिए अनवर किसी के ऊपर पैसा खर्च करने में। मैंने फैक्ट्रियाँ लगाई कि मैं चाहता था कि इस मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सेठ पैदा हों। आपको पता है पुलिस वालों को तनख्वाहें मैंने अपनी जेब से दी। ये जो एक्साइज वाले हैं उनके कार के ऊपर ठंडी मशीनें किसने लगवाई? मैंने लगवाई। ये जो बिजली के मीटर चेक करने कार के ऊपर आते हैं, बेचारे पैदल टुलते फिरते रुलते फिरते आते हैं, मैंने उनको मोटरसाइकिलें दिलाई। ये सारा कुछ तुम लोग भूल गए? ये तो रिश्वत हुई ना। रिश्वत? मेरी जान, रिश्वत कहते हैं मजबूरी में देने को। जो चीज़ मजबूरी में, ये तो मैंने अपनी मर्जी से दी है ना। रिश्वत देखो, रिश्वत किसको कहते हैं? अगर मैं किसी खातून के साथ बैठा हुआ अचानक छापा पै गया और मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अगर कुछ पैसे दे दिया, दैट इज़ रिश्वत। इसलिए कि मैं उस वक्त बेबस हूँ, मजबूर हूँ। समझ में आई बात? सेठ की इज्जत जाए और पैसा जाए, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जेब और इज्जत थोड़ी देर बाद फिर भर जाते हैं। आपसे मिलकर ये तो मैं नहीं कह सकता कि बड़ी खुशी हुई, मगर आप मेरे मेहमान हैं, मजबूरी है लूज टॉक में आने का। शुक्रिया। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? ये डरने की ज़रूरत नहीं है मेरी जान। क्यों खिसक गए तुम? ना तो तुम कोई बिल्डिंग और ना ये जहाज़ है जो टकरा जाएगा। बात ये है कि मैं जब पढ़ता था स्कूल में तो ये कागज़ के ऐसे जहाज़ बना के फेंकता था। अब मेरे पास
ऐसा अल्लाह का दिया इतना है कि मैं नोटों के जहाज़ बना के फेंकता हूँ, तुम भी ये जहाज़ नोटों के उड़ा सकते हो। एक दफ़ा मुझे नंबर दे दो जिसको नैब में तुम जानते हो। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, वो नंबर मैं आपको दे नहीं सकता। ठीक है, तो मैं एक काम करूँ, शाम का खाना जो है वो तुम नसरीन के साथ खाओ। क्या मतलब? मैं उसको फ़ोन कर देता हूँ नसरीन को, तुम शाम का खाना उसके साथ खाओ और मैं शाम को फिर तुम्हारी तरफ आता हूँ, क्योंकि सुबह का पूला जो है शाम ही को कार आता है। आप मत करें फ़ोन, बंद करें इसको। नसरीन के साथ खा लो खाना, आप इसको बंद करें शमीम प्लीज़। के साथ खा लो। आप प्लीज़ इसको बंद कर दें, अच्छा, बंद कर दें इसको। तेरा टाइप ही नहीं समझ आया मैंने। आधे घंटे में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस मुल्क में किस तरह के लोग रहते हैं और जो सिर्फ इसी प्रोग्राम में आ सकते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।